सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं टॉप 20 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ट्रस्ट में गाइज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट बनाइए, रिविजन करिए, रिविजन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो नोट बनाना, रिविजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ाई तो हर कोई करता है, बट नोट और जो रिवीजन होता है ना, वो बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस चीजों पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि ये है आपकी एसएससी जीडी का है, जो कि मैं आपका जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी, और आप सभी के लिए यही कोशिश करूंगी कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करूं, और बहुत सारी चीजों का मैं क्लियर आउट करूंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड कोशिश करिएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित निम्न में से कौन कर देता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सूर्य के प्रकाश को जो है वो 7 वर्णों में जो विभाजित होता है वो कौन करता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन बी कह रहा है आपसे उत्तल लेंस, ऑप्शन सी कह रहा है आपसे प्रिज्म, या ऑप्शन डी कह रहा है अवतल दर्पण। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में जो विभाजित करता है वो प्रिज्म करता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक प्रिज्म रखा है, और जब इस पे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इससे जो है वो 7 रंगों में जो है ये विभाजित हो जाए, और 7 रंगों में ये क्यों विभाजित होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये तरंग धैर्य के कारण जो है ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये 7 रंगों में जो है वो कौन कौन से रंग है, तो आपसे ऑप्शन दे सकते हैं कि नीला, हरा, ब्लू ऐसे करके दे सकते हैं, और बोल सकते हैं कि इसमें जो है सूर्य के प्रकाश इनमें से कौन है जो मतलब कि इस रंग में विभाजित नहीं हुआ है या विभाजित हुआ है। तो आपको रंग भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जो है ये पहला कलर आपको याद रखना है बैगनी, दूसरा कलर आपको याद रखना है इंडिगो, उसके बाद आपको याद रखना है नीला, इन इंडिगो के बाद आपको याद रखना है नीला, उसके बाद है लाल, लाल के बाद है हरा, और हरा के बाद है आपका नारंगी। ठीक है, तो आपको इतना चीज याद रखना है। सबसे पहले अगर 7 कलर की बात करें तो सबसे पहला हो गया आपका बैगनी, उसके बाद इंडिगो, नीला, लाल, हरा और नारंगी, ये 7 कलर हो गए। सॉरी 6 कलर हुए। एक कलर है आपका पीला, तो एक पीला भी आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल 7 कलर हो गए हैं। आप अगर गिनेंगे फिर से तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैगनी जो हो गया वो आपका एक कलर हो गया, इंडिगो आपका दूसरा कलर हो गया, नीला आपका तीसरा हो गया, तीसरे नंबर पे, चौथा नंबर पे आ गया लाल, पांचवें नंबर पे आ गया आपका हरा, और छठे नंबर पे आपका आ गया नारंगी, और सातवें नंबर पे आपका आ गया पीला। तो ये टोटल 8 कलर है जिसे आपको याद 7 कलर है जिसे आपको याद रखना है, जो सूर्य के प्रकाश के जो 7 जो वर्णों में विभाजित हुआ है जो कलर, यही वही 7 कलर है। और किससे विभाजित होता है, तो प्रिज्म से। और जब प्रिज्म पे सूर्य का किरण पड़ता है तो ये मतलब कि तरंग दैर्ध्य के कारण जो है इसमें 7 रंगों में ये विभाजित हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए जो है वो सबसे उपयुक्त है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जलवायु है जो चाय के बागान के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहुत ठंडा मौसम, ऑप्शन बी शुष्क और धूल भरा, ऑप्शन सी शुष्क और वातिक, या ऑप्शन डी गर्म और नम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जलवायु जो है चाय के बागान के लिए जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है वो गर्म भी मानी जाती है और नम मानी जाती है। अगर बात करें गाइस कि ये मतलब चाय के पौधों को कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच के तापमान जो है वो उसकी आवश्यकता होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो अच्छी मानी जाती है ये तापमान, ठीक है। तो ये जो तापमान है अच्छी मानी जाती है। आपको पूछ भी सकता है कि चाय के बागान के लिए आपको जो है वो चाय के पौधों के लिए कितनी तापमान की जो है वो सही होती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 20 से 30 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात, या ऑप्शन डी इमामुने कांट।
सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो है वो प्लेटो है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है इस पुस्तक को कब लिखा था, तो 375 ईसा पूर्व जो है इन्होंने लिखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कब लिखा था, तो 375 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एसीटोनाइट्राइल का सूत्र जो है वो कौन क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CH2 CHCl, ऑप्शन बी CH3 OCl, ऑप्शन सी CH3Cl, या ऑप्शन डी C2N2। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, CH3Cl। ये है आपके एसीटोनाइट्राइल का जो सूत्र है वो है CH3Cl। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि एसीटोनाइट्राइल को जो है वो क्या कहते हैं, तो मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम जो है वो मिथाइल साइनाइड भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप इसे कंफ्यूज ना हो। तो इसका दूसरा नाम जो है वो मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड जो है इसका दूसरा नाम है। और ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि एसीटोनाइट्राइल का जो है वो दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मिथाइल साइनाइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन ए यानी कि CH2CHCN का। तो इसका भी आपको नेम याद रखना है गाइस, ये है एक्रिलो नाइट्राइल। ये भी आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे तो ये इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है ये आप याद रखिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र होता है CH2CHCN। उसके बाद बात करते हैं CH3OCN। तो इसका होता है गाइस कि मेथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसका नेम है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ जो है वो पहले पर वापस बल लगाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि ये गति का नियम है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा कि गति के नियम का प्रतिपादन, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि गति के नियम का प्रतिपादन। तो गति के नियम का प्रतिपादन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस में पूछा भी गया। तो ये आप याद रखिएगा कि गति के नियम का प्रतिपादन जो किया था वो किन्होंने किया था, तो वो केपलर ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसने किया था, तो गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि गति का कौन सा नियम है कि कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ जो है वो तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगता है तो दूसरा पदार्थ जो है वो तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये गति का तीसरा नियम कहता है। और गति का तीसरा नियम जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रॉकेट का सिद्धांत भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम का ये करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें, और हाँ एक चीज आप ये भी याद रखिएगा कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम को जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है वो कौन सा नियम है, तो आपको याद रखना है कि ये तीसरे नियम को कहते हैं। और कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी न्यूटन की तीसरी गति को कहते हैं। तो ये आपका इसका अलग नेम है, या हम याद रखिएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है वो न्यूटन गति का तीसरा नियम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि जब कोई भी सामान जो है वो स्थिर रहती है, वो न्यूटन की गति का पहला नियम होता है। और इस न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कि जड़त्व का नियम जो है वो क्या कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा कि न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो क्या कहलाता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसमें है कि जब एक सामान कहीं पे स्थिर रहता है, वो स्थिर रहता है, ये एक न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है। अब बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाया गया है और तो उसके बल और द्रव्यमान और त्वरण के जो है गुणनफल होंगे वो बराबर होंगे। और इसी का फॉर्मूला जो है वो F बराबर एम ए है। ये भी आपको याद रखना है। ये है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक है, F बराबर एम ए, जहाँ F बराबर बल होता है, M बराबर द्रव्यमान होता है, और आपका ए बराबर त्वरण होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की जो है वो बेल्ट है, ठीक है। तो किन ग्रहों के कक्षाओं के मध्य, ठीक है, यानी कि दो ग्रहों होगा उसके बीच के जो मध्य में जो है वो क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शनि और यूरेनस, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी यूरेनस और नेपच्यून, या ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। सो गाइस सबसे पहले मैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात करूंगी। तो जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मतलब कि ग्रहों के विस्फोट के जो टुकड़े, जब जब ग्रह जो विस्फोट हुआ था तो उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, उसको ही इन्होंने क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ, उनका कहना था इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट है वो किन दो इसके बीच है, ग्रहों के बीच का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मंगल और बृहस्पति। अगर आप फिगर में गौर से देखेंगे तो गाइज ये है आपका मार्क्स, मैं अलग से इसको ये कर रही हूँ येलो कलर से, जो ये है आपका, ये आपका मार्क्स है, ठीक है। और ये है आपका जुपिटर, यानी कि ये मंगल ग्रह है, और ये आपका बृहस्पति ग्रह, और इसके बीच जो आपको छोटे छोटे ये दिख रहा है यही है आपका क्षुद्र ग्रह, और यही एक तरीके में जो है ये क्षुद्र ग्रह का जो है ये बेल्ट है, ठीक है। तो ये किन दो ग्रहों के बीच है, तो आपको याद रखना है, एक मंगल और दूसरा हो गया बृहस्पति, और इसी के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि दशावतार जो मंदिर है वो डैश में स्थित है। तो यानी कि गुप्त काल का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये आपसे पूछा है कि कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवगढ़, ऑप्शन बी तिगवा, ऑप्शन सी भीतरगांव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देवगढ़। और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि देवगढ़ है कहाँ। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसको याद रखने के लिए आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कहाँ गाइस, ये भी आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ललितपुर जिले में आपको याद रखना है कि इसको ललितपुर जिले में देवगढ़ गांव में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि गुप्त काल का सबसे जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के देवगढ़ गांव में स्थित है। ये जो लाइन है आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें राज्य भी पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि ये ललितपुर मतलब कि उत्तर प्रदेश के मतलब कि कौन से गाँव में, ये भी आपको ये पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये देवगढ़ गाँव है और इसका ललितपुर जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। और गाइस आपको ये भी याद रखना है कि यह जो मंदिर है ये किसको समर्पित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये किसको समर्पित है, अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि ये जो है विष्णु को समर्पित है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र जो था वो केसरी के संस्थापक जो है वो कौन थे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी जो थे इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, उसके बाद है ऑप्शन डी आपका महात्मा गांधी। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो केसरी समाचार पत्र था उसके जो संस्थापक थे वो लोकमान्य तिलक थे। अब जो समाचार पत्र से जो है आपको 3 पॉइंट हमेशा जो है उसका याद रखना होता है। सबसे पहले कि उसके संस्थापक कौन है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि वो कब उसका प्रकाशन हुआ, और तीसरा आपको याद रखना है कि इसका जो है कौन सी भाषा में थी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशन के बारे में कि केसरी का जो है वो प्रकाशन कब हुआ था। तो केसरी का प्रकाशन जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1881 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करेगा इसकी ये कौन सी भाषा में थी, दूसरा आपको याद रखना है भाषा। भाषा जो था वो कौन सा भाषा में जो है इसका प्रकाशन हुआ था, तो मराठा भाषा में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा भाषा था, तो भाषा जो थी वो मराठी भाषा थी। और इस केसरी समाचार पत्र का जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो आपकी जो है वो भूकंपीय तरंगे जो है कौन सी है जो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है। तो आपके ऑप्शन ए दीर्घ पृष्ठीय, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक तरंग या ऑप्शन डी क्षितिजीय। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि मुझे जहां तक पता है बहुत लोग ये इस टाइप से पढ़े होंगे, पी वेव, एस वेव। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से हिंदी में पूछ देगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको मैं इसमें समझा दूंगी कि दीर्घ पृष्ठीय जो है वो कौन सा वेव है, द्वितीयक जो है वो कौन सा वेव है, प्राथमिक तरंग जो है वो कौन सा वेव है, और क्षितिजीय जो है वो कौन सा वेव है। तो सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो दीर्घ पृष्ठीय है वो कौन सा वेव है। तो ये आपको याद रखना है कि एल वेव जो है ये हमारा दीर्घ पृष्ठीय है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल वेव हमारा कौन सा है, तो ये है दीर्घ पृष्ठीय, ठीक है। पी वेव जो है वो हमारा प्राथमिक रंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पी वेव जो है वो हमारा कौन सा रंग है, तो पी वेव हमारा प्राथमिक तरंग है। एस तरंग जो है गाइस ये आपको याद रखना है, एस तरंग जो है वो द्वितीयक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एस वेव जो है ये आपका द्वितीयक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा भूकंपीय तरंग है जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दीर्घ पृष्ठीय यानी कि एल वेव जो है वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। और ये किस तरीके से सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तरंग जो होती है एल तरंग, ये क्या करती है कि ये सतह पर जो है वो बहुत धीमी गति से चलती है। और धीमी गति के चलने की वजह से ये अधिक समय तक जो है वो ऊर्जा को संचारित करती है। और इसी वजह से जो है ये सर्वाधिक जो है क्षति होता है इसी कारण, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से पता चलता है। तो आपके ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी आलमगीरपुर में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, या ऑप्शन डी लोथल में। सो गाइस एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा से जो है वो उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। अब बात करते हैं कि ये धौलावीरा जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि ये गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछ सकता है कि धौलावीरा जो है वो कहाँ स्थित है, आप याद रखिएगा गुजरात के कच्छ के जिले में। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि धौलावीरा की जो खोज हुई थी ये कब हुई थी, तो 1960 में जो है इस धौलावीरा की खोज हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1960 में धौलावीरा की खोज हुई थी। और सबसे जरूरी चीज ये भी आपको याद रखना है कि 2021 में जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि 2021 में इसको जो है वो यूनेस्को से जो है विश्व धरोहर स्थल में मान्यता मिली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण होने वाला कौन सा रोग है, तो आपके ऑप्शन है यक्ष्मा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, या ऑप्शन डी पीलिया। तो पीलिया और पोलियो में बहुत का अंतर है, ये मैं बता देती हूँ। तो जो रोग विषाणु के कारण है इनमें से जो है वो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो जो है वो विषाणु के कारण होता है, और पीलिया जो है ये बिलियनुरोमक नामक पदार्थ के कारण जो है ये होता है, जो बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये पीलिया होता है। अब आपको 2-3 नेम याद रखना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो रोग विषाणु से होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला आपको बता देती हूँ, खसरा जो रोग जो है ये भी विषाणु के कारण होती है। उसके बाद दूसरा आपका ये पोलियो, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी विषाणु के कारण होता है। उसके बाद फ्लू, फ्लू भी जो होता है ये वायरस के कारण होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें रेबीज, रेबीज भी जो है ये भी विषाणु के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें रेबीज के बाद एड्स, एड्स भी जो है ये आपके विषाणु के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एड्स भी जो है वो विषाणु के कारण होता है। और डेंगू बुखार भी जो होता है ये भी आपके वायरस के कारण होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो मैं 3-4 लिखी हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समय पूछता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक जो है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी दाब,
ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी शक्ति। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर दाब के एसआई मात्रक के बारे में बात करें तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है एसआई मात्रक से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। उसके बाद बात करें एम्पियर की, जो है वो जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ठीक है, एम्पियर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग आर्द्रता नापने में की जाती है। ठीक है, तो जो हवा की जो नमी जो है उसको नापी जाती है वो किसके कारण नापी जाती है। तो आपके ऑप्शन है फेदोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी ऑल्टीमीटर या ऑप्शन डी बैरोमीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्द्रता नापने की यानी कि वायु की जो नमी नापी जाती है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है वायु दाब। वायु दाब जो नापी जाती है वो किसके कारण नापी जाती है, तो बैरोमीटर के कारण जो है वो नापी जाती है। तो वायु दाब जो मापी जाती है वो बैरोमीटर से। फेदोमीटर से जो मापी जाती है वो क्या मापी जाती है, तो गहराई, समुद्र की गहराई जो मापी जाती है वो फेदोमीटर से मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि समुद्र की गहराई। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसकी गहराई, समुद्र की गहराई जो है वो फेदोमीटर से मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑल्टीमीटर से जो है ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ऊंचाई जो है वो किससे मापी जाती है, तो ऑल्टीमीटर से जो है वो ऊंचाई मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तो तबला वादक जो है वो कौन नहीं है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वप्रा चौधरी, ऑप्शन बी लतीफ अहमद, ऑप्शन सी अमजद अली या ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो गाइस इसमें आपसे क्या बोला है कि एक प्रसिद्ध तबला वादक जो है वो नहीं है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तबला वादक जो नहीं है वो है अमजद अली। अगर आपसे पूछे कि अमजद अली जो है वो किस वादक में फेमस है, तो आपको याद रखना है कि सरोद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसमें, तो सरोद में जो है ये फेमस है। और सबसे ज्यादा तबला वादक में सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तबला वादक में जाकिर हुसैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध में जो है वो तबला वादक में कौन है, तो जाकिर हुसैन है सबसे प्रसिद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तबला वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो कौन से वैज्ञानिक है जो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लुईस, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी मेडलिव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो मेडलीव ने किया था। और आपसे पूछे कि ये कब किया था, तो आपको डेट भी याद रखना है कि 1869 में इन्होंने क्या किया था, तत्वों को जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम किसका मिश्रण है। तो पेट्रोलियम जो है वो किसका मिश्रण है, तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी तत्वों का, ऑप्शन बी लवण का या ऑप्शन डी पॉलीमर का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम जिसका मिश्रण है वो हाइड्रोकार्बन का है, जिसमें जो है वो 70% है जो कि आपका तेल है। ठीक है, 70% जो है वो आपका तेल है और बाकी की जो 30% है नेचुरल गैस है, यानी कि प्राकृतिक गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस जो है ये है 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपके ऑप्शन है 1969 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1962 में या ऑप्शन डी 1965 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1961 में जो है वो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और दूसरा आपको यह याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में
दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1969 में जो है ये कौन सा पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1969 में हुई थी। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें 1962 की, बीसी रॉय पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1962 में हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना है कि बीसी रॉय पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1962 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करेगा इस कि जो बीसी राय पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है ये आपके चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बीसी रॉय पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किस वंश के शासकों ने किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किस वंश ने किया था, तो आपके ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश या ऑप्शन डी मौर्य वंश। सो गाइस इसमें दो दो है सातवाहन वंश, तो ये दोनों करेक्ट है। सातवाहन वंश के द्वारा जो है वो सबसे पहले जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ हुआ था सातवाहनों के शासकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे कौन सी रेखा कहते हैं, तो आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा या ऑप्शन डी मेनरहिम रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे 1947 में जो है इस लाइन को खींचा गया था और सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था, इसी के नाम पे जो है रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करेगा इस मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चीन के बीच, तो इंडिया और जो चाइना के बीच जो है ये है हमारा मैकमोहन रेखा। अब मेनरहीम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में जो खींचा गया था वो आपको याद रखना है, मेनरहीम रेखा। तो ऑप्शन ए जो है वो भारत और पाकिस्तान आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है, तो सर्वाधिक विनाशकारी कौन है, तो आपके ऑप्शन है टोर्नेडो, ऑप्शन बी तड़ित झंझा, ऑप्शन सी हरिकेन या ऑप्शन डी टाइफून। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक विनाशकारी जो होता है वो टोर्नेडो होता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को एसएससी टॉप 20 कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड सेकंड चीज ये है कि अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने आपसे पूछा था कि आपसे कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। तो होपफुली गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।